नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार चौबे आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वैदिक जीएस एकेडमी पे। दोस्तों, कल जो है हम लोगों ने खनिज पदार्थ और खनिज संसाधन से संबंधित अध्याय देखा था और आज जो मैं वीडियो आपके लिए लेके आया हूं वो वीडियो मिसलेनियस है या परिशिष्ट कह सकते हैं। तो इस तरह के एक दो वीडियो मैं आपको दूँगा जिसमें मुझे लगा कि जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो छोटी होती हैं और परीक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं और वो चीज़ें जो हैं आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं घूम फिर के मिल जाती हैं। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि नहीं, इस तरह की छोटी चीज़ों को मैं एक दो मिसलेनियस वीडियो में बना के आप तक पहुंचा दूं ताकि परीक्षा में जहां से सीधे प्रश्न आते हैं वो आपको मिल जाएँ और आपके लिए हेल्पफुल हो। और बहुत छोटा वीडियो है, अगर एक वीडियो में बनाता उस पर तो बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए मैं 2-3-4 चीज़ों को मिक्स करके इस तरह के वीडियो मैं आपको 3-4 दे दूंगा जो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदेमंद होगा परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए हम शुरू करते हैं आज परिशिष्ट का पहला वीडियो, परिशिष्ट 1। और इसमें मुख्य रूप से मैंने 3 चीज़ें ली हैं। पहला है परमाणु संयंत्र, यानी ये सारे परमाणु संयंत्रों को मैंने नहीं लिया है, कुछ नए परमाणु संयंत्र हैं जो किस प्रदेश में स्थापित किए जा रहे हैं और किन देश के सहयोग से ये स्थापित किए जा रहे हैं। तो उन सारी चीज़ों को मैंने लिया है क्योंकि ये चीज़ें नई हैं, इसलिए एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ है एल्यूमिनियम संयंत्र। पिछली बार यूपीपीसीएस के पेपर में यहाँ से सीधे प्रश्न आया था, इसलिए मैंने इसको सीधे सीधे ले लिया है। और तीसरी चीज़ें हैं कुछ महारत्न कंपनियाँ। इस समय जो है भारत में कुल 12 महारत्न कंपनियाँ हैं, तो मैंने उन महारत्न कंपनियों को ले लिया है कि कई बार पूछ देता है कि इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है या नहीं है, ऐसे करके कूट बना के, तो वहाँ पे हमें ये हेल्पफुल होंगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं परमाणु संयंत्र के बारे में। तो इस समय जो है कुछ नए परमाणु संयंत्र हैं, वो कहाँ हैं और किन देशों के सहयोग से बन रहे हैं उन्हें हमें देखना है। तो पहला हमारा परमाणु संयंत्र जो है वो है कुडनकुलम। और हम जानते हैं कि जब ये स्थापित हो रहा था तो बहुत बवाल हुआ था तमिलनाडु में। तो ये कहाँ है कुडनकुलम? ये है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये किस देश के सहयोग से है? तो रूस के सहयोग से यह परमाणु संयंत्र हमारा स्थापित हो रहा है। उसके बाद दूसरा जो हमारा ऊर्जा संयंत्र है वो है जैतापुर। जैतापुर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और यह फ्रांस के सहयोग से हो रहा है। ये भी काफ़ी पूछा गया है परीक्षाओं में, तो इसलिए आप इसको याद रखिए जैतापुर को, क्योंकि कई बार जब ये देश के सहयोग की बात करता है तो यहाँ यूएसए दे देता है और जनरली हम लोग यूएसए की तरफ चले जाते हैं, जबकि आपको ध्यान रखना है कि जैतापुर जो है वो फ्रांस के सहयोग से स्थापित हुआ है। फिर तीसरा संयंत्र है कुवाड। कुवाड जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह संयंत्र जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित है। उसके बाद जो चौथा या अगला संयंत्र है वो है हरिपुर संयंत्र। हरिपुर थोड़ा सा नाम जो है ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है और हम इसको किसी और राज्य में समझ सकते हैं, लेकिन ये पश्चिम बंगाल राज्य में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। और यह रूस के सहयोग से जो है स्थापित किया गया है। उसके बाद जो हमारा अगला संयंत्र है ये है मीठी विरदी। मीठी विरदी जो है ये गुजरात राज्य में है। ये भी देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो संयंत्र है ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। हम जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हमारा 1-2-3 समझौता जो हुआ था परमाणु वाला, उसके बाद से, इसके पहले तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने बैन लगा रखा था, जो 1998 में अटल जी के शासनकाल में जो पोखरण में परीक्षण हुआ था उसके बाद से प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन जब ये समझौता हुआ अमेरिका के साथ हमारा, तो उन्होंने न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए, ऊर्जा संयंत्रों के लिए सहयोग किया। और ये जितने देश आप देख रहे हैं ये ऊर्जा संयंत्रों के लिए ही सहयोग कर रहे हैं भारत को। वो इसके लिए, परमाणु ऊर्जा के लिए हमें ईंधन और संसाधन उपलब्ध कराएंगे, उसी का एग्रीमेंट है हमारा। और इससे हम जो है बिजली का उत्पादन और उद्योग में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो अगला जो संयंत्र है हमारा वो है भीमपुर। और भीमपुर जो है ये मध्य प्रदेश में स्थापित हो रहा है और यह जो है स्वदेशी तकनीक से, इसमें किसी राष्ट्र का सहयोग नहीं है, यह जो है स्वदेशी तकनीक से विकसित किया गया है इस ऊर्जा संयंत्र को। तो ये जो 6 प्रमुख ऊर्जा संयंत्र थे, मुझे लगा कि नहीं है ये हो सकता है कि एग्ज़ाम में हम लोगों को मिल जाए, और ये मुझे लगता है कि नहीं यहाँ स्टेट पीएससी और किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से किसी एक ऊर्जा संयंत्र को आपसे अकेले पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए मीठी विरदी पूछ दिया और पूछ दिया कि मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है, 4 राज्य दे दिया। तो अब आपको याद है कि गुजरात में है,
तो आप सीधे गुजरात में लगा सकते हैं, या इनमें से 4 को पूछ के 3 को सही दे के एक जो है गलत डाल देगा और आपसे ये पूछ दे कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, या फिर ये 4 दे के 4 स्टेट दे दे या 4 देश दे दे कि नहीं किनके सहयोग से हो रहा है, और फिर आपको मिलान के लिए दे दे, मिलान करने के लिए। तो 3-4 टाइप से जैसे आप देखते हैं कि नहीं, आप पीसीएस की परीक्षा में प्रश्न बनते हैं या आरओ में, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखिए। अब इसके बाद देखिए, पिछली बार जो एग्ज़ाम में पूछा गया था पीसीएस 2022 में एल्युमिनियम संयंत्र के बारे में, तो वहाँ से मुझे ख्याल आया कि नहीं इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को करा दूँ। इससे भी सीधे सीधे आपको प्रश्न मिल सकते हैं, क्योंकि आयोग का जो नेचर रहा है, जितने भी स्टेट पीएससी होती हैं उनके आयोग में हम देखते हैं जनरली कि वो प्रश्नों को रिपीट करते हैं। तो जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को हमें ज़रूर समझ लेना चाहिए। और ऐसे प्रश्न अगर आप तैयार किए हैं और एग्ज़ाम में जब आते हैं और आप आंख बंद करके बिना सोचे तुरंत आप उत्तर सही कर देते हैं, तो ऐसे प्रश्नों से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है एग्ज़ाम में और हमारे स्कोर भी बढ़ जाते हैं, तो ये ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं, यहाँ 3-4 चीज़ें मैंने लिखी हैं कि कौन सी कंपनी है, किस ईयर में स्थापित है, किस देश के सहयोग से स्थापित है, और उसके संयंत्र जो है या उसके प्रोडक्शन केंद्र, उत्पादन केंद्र जो है कहाँ कहाँ पे हैं, वो 4 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कंपनी है इंडाल्को, याद रखिएगा इंडाल्को है, इंडियन एल्युमिनियम लिमिटेड करके है ये सबसे पुरानी कंपनी है इंडिया में एल्युमिनियम बनाने की। ये 1929 में स्थापित हुई थी। और किस देश का सहयोग था इसको स्थापित करने में, तो कनाडा का। यह हमें ध्यान रखना होगा कि कनाडा के सहयोग से इंडाल्को की स्थापना 1929 में हुई थी, और इसके 2 संयंत्र जो है वो काम करते हैं, यहाँ से इसका प्रोडक्शन होता है। पहला है आपका जेके नगर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और दूसरा इसका जो प्रोडक्शन केंद्र है वो है मुरी जो है झारखंड में पड़ता है। तो इंडाल्को कनाडा के सहयोग से 1929 में, और इसका जो उत्पादन केंद्र है वो जेके नगर बंगाल और मुरी झारखंड, ये 2 उत्पादन केंद्र है इसके, तो ये याद रखना है हमें। अब दूसरी जो कंपनी है वो है हिंडाल्को। यहाँ आई था इंडाल्को और यहाँ हिंडाल्को है, हिंदुस्तान हिंडाल्को। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी हिंडाल्को की, और यह यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित किया गया था। यह संयंत्र बहुत फेमस भी है, और यह रेणुकूट उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र में यह जगह पड़ती है रेणुकूट, और ये यूपी राज्य यानी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है हिंडाल्को। ये बिड़ला की कंपनी है, कुमार मंगलम बिड़ला ओनर है इसके। और तीसरी कंपनी जो है वो है बाल्को, भारत एल्युमिनियम लिमिटेड करके होगा ये, और इसकी स्थापना जो है 1965 में हुई थी। और उस समय जो है रूस को सोवियत रूस कहा जाता था, क्योंकि सोवियत यूनियन का जो है विभाजन नहीं हुआ था। हम जानते हैं कि 1991 में सोवियत रसिया का जो डिवीज़न होता है, तो उसके पहले जो है रूस को सोवियत रूस या सोवियत संघ कहा जाता था। तो सोवियत रूस के सहयोग से बाल्को की स्थापना हुई थी, और बाल्को के भी 2 प्रोडक्शन केंद्र हैं। पहला है कोरबा छत्तीसगढ़ राज्य में, कोरबा हम जानते भी हैं बहुत फेमस है, और दूसरा है कोयना महाराष्ट्र राज्य में, कोयना भी बहुत प्रसिद्ध है। तो ये 2 केंद्र बाल्को के भी हैं। अब जो चौथी कंपनी है वो है माल्को की स्थापना 1965 में ही हुई है। देखिए, तो दोनों बाल्को और माल्को 1965 में है। कई बार ये भी हो सकता है कि आपसे स्थापना वर्ष के आधार पर इन कंपनियों को पूछ दिया जाए कि स्थापना क्रम के आधार पर मिलान करिए, वो भी प्रश्न बन सकता है। तो ये हमें याद रखना है कि दोनों कंपनियां बाल्को और माल्को 65 में ही बनी हैं। अब हमें देखना है कि माल्को किस राष्ट्र के सहयोग से स्थापित हुई है, तो यह इटली के सहयोग से स्थापित हुई है, इटली। और इसके जो है 3 केंद्र हैं, और तीनों केंद्र जो हैं तमिलनाडु में है। पहला है चेन्नई में, दूसरा है मेट्टूर में, और तीसरा है सेलम में। हमने खनिज वाले क्षेत्र में देखा था कि सेलम जो है लौह उत्पादन का भी एक बड़ा केंद्र है हिंदुस्तान में, और आप देखिए कि नहीं यहाँ एल्युमिनियम उत्पादन के लिए भी सेलम जाना जाता है। तो एक तरह से काफ़ी इंडस्ट्रियल क्षेत्र होगा ये। अब जो 5वीं कंपनी है वो है वेदांता, और इसकी स्थापना 1976 में हुई थी, और यह जो है जर्मनी राष्ट्र के सहयोग से, जर्मनी के सहयोग से स्थापित हुआ था। और इसका जो है एक प्रोडक्शन केंद्र है, और वो है झारसुगुड़ा या झासरगुड़ा, ये झारखंड राज्य में पड़ता है। तो हमें याद रखना है कौन, वेदांता को। अब जो अगली कंपनी है वो है नाल्को।
नाल्को की स्थापना 1981 में, यानी सबसे पीछे जो है इस कंपनी की स्थापना हुई है। और यह जो है फ्रांस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। और इसके भी 2 प्रोडक्शन केंद्र हैं, पहला है दामनजोड़ी और दूसरा है अंगुल। तो ये दोनों शहर जो है या दोनों प्रोडक्शन केंद्र जो हैं ये उड़ीसा में पड़ते हैं, उड़ीसा राज्य में, दामनजोड़ी और अंगुल। अब इसके बाद देखिए ये 2 चीज़ें हो गई जो महत्वपूर्ण थी, मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है महारत्न कंपनियाँ। कई बार हमसे पूछ लेता है 3 कंपनी 4 कंपनी देगा और उसमें से एक कंपनी नहीं होगी, तो पूछ सकता है कि इनमें से कौन महारत्न कंपनी नहीं है या किसे महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं प्राप्त है। तो इस समय जो है हिंदुस्तान में कुल 12 महारत्न कंपनियां हैं, है ना। ये मैंने लिख रखे हैं 12 महारत्न कंपनियों को। तो सबसे पहली महारत्न कंपनी हम देखते हैं ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑफ इंडिया। ये तेल और खनिज तेल निकालने का काम करती है। इसके बाद दूसरी कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये भी जो है ऊर्जा उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनी है, थर्मल पावर से। तीसरी कंपनी है गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। ये गैस प्रोडक्शन का काम करती है, नाम से स्पष्ट है, GAIL। हम लोग गेल के बारे में बहुत जानते भी हैं। उसके बाद चौथी कंपनी है CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। ये कोयला प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। पांचवी कंपनी है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये स्टील प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। फिर जो छठी कंपनी है वो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से जुड़ी हुई कंपनी है। फिर जो 7वीं कंपनी है महारत्न वो है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। यह जो है बेसिकली ट्रांसफार्मर और बड़े जो है जनरेटर या इस तरह के जो इंजन्स आप देखते हैं, इसका जो मेन ब्रांच है भेल का वो भोपाल शहर में है। तो वहाँ पे इस तरह के संयंत्र जो है स्थापित किए गए हैं ताकि वहाँ इसका प्रोडक्शन हो। तो ये इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया। फिर 8वीं जो महारत्न कंपनी है वो है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये भी तेल उत्पादन से संबंधित कंपनी है। अब 9वें नंबर पे भी जो कंपनी है वो भी तेल उत्पादन से है, HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये भी तेल उत्पादन से संबंधित है। 10वें नंबर पे जो कंपनी है वो है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये ऊर्जा से संबंधित कंपनी है, ऊर्जा उत्पादन से। और 11वें नंबर पे PFC है, पावर फाइनेंस कंपनी। तो ये जो है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है ये जो विद्युत संयंत्र या विद्युत उत्पादन केंद्र हैं उनके फाइनेंस यानी फंडिंग का काम करती है। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि नहीं, ऊर्जा केंद्र में भी ऊर्जा केंद्र की या ऊर्जा उत्पादन से संबंधित कंपनी है, क्योंकि ये फंडिंग का काम करती है। तो ऊर्जा उत्पादन के फंडिंग का ही काम करती है, तो PFC हो गई। और 12वीं नंबर या 12वें नंबर और आखिरी नंबर पे जो हमारा है ये है REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये जो है ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य करती है ये कंपनी। तो कुल जो है 12 कंपनियां आपने देख लिया। अब इसमें एक छोटा सा क्लू है जो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये है 12 कंपनियां हो सकता है याद न हो, तो एक छोटा सा ट्रिक है, ये बहुत वो तो नहीं है लेकिन ठीक है, इससे आप याद कर सकते हैं और अगर आपको इससे फ़ायदा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब देखिए उस क्लू को मैं समझाता हूँ। ONGC, तो अब इस कंपनी में हम देखते हैं कि पहली ही कंपनी में हमें बहुत सारा नाम मिल जाएगा। ONGC एक कंपनी है, ये सीधे सीधे ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो इसमें हमें जो है लगभग 4 महारत्न कंपनियों के नाम मिल जाएंगे। O से सीधे ONGC हो जाएगा, ONGC। N से आपका NTPC हो जाएगा, NTPC, ONGC। और G से हो जाएगा GAIL, गेल, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। और C से हो जाएगा CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। तो यानी ONGC, NTPC, गेल और CIL, ये 4 कंपनियां आपके इस ONGC कोड में आ जाएंगी। अब इसके बाद जो दूसरा कोड हमारा बनता है वो बनेगा SBI, SBI। ये दोनों नाम हैं। ONGC हम सबको पता है और SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भी हम सबको पता है। तो इसमें लगभग 4 कंपनियां इसमें और 4 कंपनियां इसमें आ जाएंगी, यानी 8 कंपनियां महारत्न कंपनियां आपको इन 2 कोड से याद हो जाएंगी। और बाकी जो शेष 4 बचती हैं आप उनको याद कर लीजिए। तो 12 जो है महारत्न कंपनियां आपको कंठस्थ हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि नहीं, अगर आपसे परीक्षा में पूछा जा रहा है तो आप बेझिझक
इसका आंसर कर ले जा रहे हैं। तो अब SBI में सबसे पहले हम देखते हैं सेल, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पहली कंपनी हो गई। और बी से जो है हमारी दो कंपनियां हो जाएंगी। पहली तो है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और फिर भेल हो जाएगी इसी बी में, भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो यानी दो कंपनियां इसमें हो गई। और आई से हो जाएगा IOCL, ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो हमारा कोड हो गया वो हो गया ONGCSBI। तो इसमें जो है 8 कंपनियां, 8 महारत्न कंपनियों को हम याद कर सकते हैं। एक छोटा सा फार्मूला है याद करने का। तो इस तरह से बाकी जो बचती हैं फिर HPCL, फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, PFC और REC, इसको आप ऐसे याद कर लीजिए। तो लगभग 12 कंपनियां या 12 महारत्न कंपनियां आपको आसानी से याद हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि वनडे एग्ज़ाम में और PSC, स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं इन प्रश्नों को, और काफ़ी उपयोगी है ये, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी। अब आपका काम है कि नहीं, आप मेहनत के साथ इसको कर जाइए, और निश्चित तौर पर जो है अगर आप इसको कर ले जाते हैं तो सीधे सीधे आपको एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ वैसे आप भी खुद मेहनत करिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। अभी अगला PCS होने में, PCS प्री होने में और RO होने में बहुत समय है। और जो लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, या फिर मैं कह रहा हूँ कि जो SSC की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जो GS का हिस्सा है वो बहुत अच्छे से तैयार होगा। और मैं आपके साथ अच्छे से तैयार कराऊंगा इन सारी चीज़ों को। बस ये है कि आप मेहनत करिए, और मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो तैयारी वाला फील्ड होता है, ये कई बार ये होता है कि हम बहुत लंबे समय से इस फील्ड में लगे होते हैं और हमें सफलता नहीं मिली होती है, तो हम बहुत संघर्ष करते हैं। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे याद आता है कि ऐसे कैंडिडेट या ऐसे प्रतियोगियों को मैं बाबर की तरह देखता हूँ कि मुग़ल बादशाह था बाबर, जिसने हिंदुस्तान में मुग़ल राज्य स्थापित या मुग़ल वंश की स्थापना की थी। वह बाबर जो है जीवन भर अपने जीवन में संघर्ष करता रहा, होल लाइफ। कभी यहाँ भाग रहा है, कभी वहाँ भाग रहा है, कभी यहाँ पराजित हो रहा है, कभी वहाँ किसी को पराजित कर रहा है। वो स्थायित्व तो नहीं है बाबर के जीवन में, वो संघर्ष कर रहा है। तो उसी तरह से एक प्रतियोगी भी अपने शुरुआती समय में संघर्ष कर रहा होता है। कभी ये परीक्षा दिया, वो परीक्षा दिया, नहीं हुआ, कई बार फेल हुए, दुखी हुए। तो ये सब सबके जीवन का हिस्सा है, ये हमारे जीवन का हिस्सा भी है, आपके जीवन का हिस्सा भी है। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। लेकिन अंत में देखिए कि बाबर के जीवन के अंतिम 4 साल जो है कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वो 4 साल 4 लड़ाइयाँ लड़ता है हिंदुस्तान में, लेकिन उन 4 साल में वो बाबर के अंतिम 4 साल जो हैं बाबर के पूरे जीवन को बदल देते हैं। और बाबर जो है हिंदुस्तान में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। और हम जब भी मुग़ल साम्राज्य का नाम लेते हैं तो हमें बाबर का नाम याद आता है। हम अकबर ठीक है, हुमायूं ठीक है, जहांगीर, शाहजहां, सब ठीक है, लेकिन संस्थापक की बात की जाती है तो हम किसको याद करते हैं? बाबर को याद करते हैं। तो ये कहने या बताने का मेरा मंतव्य बस इतना है कि जब हम अपने तैयारी के दौरान होते हैं तो हमारा जो अंतिम समय होता है या अंतिम टाइम होता है हमारी तैयारी का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हम अपनी गलतियों से और बहुत सारी चीज़ों से सीखते हुए आ रहे होते हैं। और लास्ट टाइम हमें लगता है कि अरे हम असफल चल रहे हैं या फेल चल रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। तो आप बाबर की तरह बनिए और बाबर की सोच की तरह बनिए कि हमें लड़ते रहना है, हारना नहीं है। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी का लास्ट समय या हमारी तैयारी का लास्ट समय कभी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, और वो हमें बड़ी उपलब्धि दिला सकता है, ताकि जो हमारे आगे का जीवन है वो हम अच्छे से जी सकें या एक मिसाल कायम कर सकें। इसलिए तैयारी के फील्ड में जब भी आप हैं बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल परेशान मत होइए। इस बार तो PCS का पेपर भी कुछ ऐसा था कि बहुत सारे लोग फेल हो गए हैं, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आप RO को ले सकते हैं, या कोई भी एग्ज़ाम आपके मन में जो है उसको ले सकते हैं। और फिर जो है बाबर की तरह हमें डट कर सामना करना है। अंतिम समय में भी हम कोई चमत्कार कर सकते हैं। चमत्कार इन द सेंस कि हम मेहनत से ही चमत्कार करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं कोई दैवीय चमत्कार होगा, हमारे मेहनत से ही बदलाव हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप मेहनत करिए और चीज़ों को तैयार करिए। बाकी मैं आपके साथ लगातार लगा रहूँगा और धीरे धीरे चीज़ों को कराता रहूँगा। परिशिष्ट में जो है 1-2 वीडियो और जो मुझे लग रहा है कि नहीं आपको देना चाहिए भूगोल में, मैं उसको दूंगा। उसके बाद जो है मैं भारतीय इतिहास शुरू करूँगा, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विषय है वो। और जब इतिहास ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपके साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल
उसको तैयार करूँगा, उसके बाद वो ख़त्म होगा। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट जो है हम लोग करते जाएंगे और प्री आने से पहले 1 महीना 1.5 महीना पहले हम सारा कोर्स ख़त्म कर लेंगे। और जब 1 महीना या 15 दिन रह जाता है तो हम 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले जितने करेंट अफेयर्स हैं उसको हम कंप्लीट कर ले जाएंगे, ताकि हमारी तैयारी जो है पूरी हो जाए। और जब आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो कि नहीं, हम अब जो मैं प्रीलिम्स क्रैक करने की स्थिति में हूँ। बाकी जो मेंस फिर आएगा तो मेंस के लिए भी हम लोग एक स्ट्रैटेजी बना के चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।